हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड, डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप का क्या रवैया होगा इन चीज़ों को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया ग्रीनलैंड में अगर देखा जाए तो वो किसी प्रकार का कोई जोक, कोई प्रोवोकेशन, कोई रियल एस्टेट की फैंटेसी नहीं, बल्कि एक सिंपल तरीके से जियोपॉलिटिकल पावर प्ले है जो कि एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रेट पावर कंपटीशन, आर्कटिक के पूरे फ्यूचर कंट्रोल को लेकर है। अगर वेनेजुएला ट्रंप के लिए एक ऑयल लीवरेज था जिसके तहत उसने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना दबदबा बनाया, तो ग्रीनलैंड आज की डेट में स्ट्रेटेजिक लेवल पर डोमिनेंस शो करता है एक नए आर्कटिक सेंचुरी को अनफोल्ड होते हुए। ट्रंप का ग्रीनलैंड का फोकस सिर्फ ज्योग्राफी पर ही नहीं बल्कि इस चीज़ पर भी है कि इस ज्योग्राफी के पीछे उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रंप जानता है कि ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक रूट्स को कनेक्ट करता है, जिसके तहत नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया सारे के सारे कनेक्ट होते हैं। क्लाइमेट चेंज होने के कारण से जो आर्कटिक ओशन के आसपास की बर्फ़ पिघल रही है, इसके तहत वहाँ पर नए शिपिंग लेन्स ओपन हो रहे हैं। इन नए शिपिंग लेन्स के तहत एशिया और यूरोप के बीच में जितना भी आज की डेट में ट्रेड रूट का पूरा गेम था, वो शॉर्टन होता जा रहा है। ट्रंप को ये बात पता है कि जो भी पावर ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगी, वो इन आर्कटिक के होते हुए जो भी ट्रेड रूट्स होंगे उनके ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस दबा कर बना पाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ग्रीनलैंड को ट्रंप आज की डेट में एक मॉनिटरिंग और एक लीवरेज के पर्टिकुलर नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रंप के स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड व्यू में पूरी की पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है वो शेप होती है एक जीरो सम कंपटीशन के थ्रू। यानी कि ट्रंप को ये बात पता है कि अगर मैं जीतूंगा तो कोई हारेगा, अगर कोई जीत रहा है तो मैं हार रहा हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि ग्रीनलैंड में मेरे लिए कंट्रोल इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर मुझे आर्कटिक ओशन में अपना इन ट्रेड रूट्स को लेकर दबदबा बनाना है तो ये दबदबा तभी बन पाएगा जब मैं किसी न किसी तरीके से रशिया चाइना की स्पेस को यहाँ पर कंप्लीटली डेसिमेट कर पाऊंगा। क्योंकि इस मोमेंट पर रशिया और चाइना ने जिस तरीके से आर्कटिक रूट्स को कंट्रोल कर रखा है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक नया स्ट्रेटेजिक स्पेस खोलना चाह रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड को लेकर, तो दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है वो तेल नहीं बल्कि यहाँ पर मिनरल्स हैं। ग्रीनलैंड में बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स के डिपॉजिट्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ग्रीनलैंड में यूरेनियम, जिंक, अदर क्रिटिकल मिनरल्स जो आज की डेट में एसेंशियल हैं सेमीकंडक्टर्स को लेकर, वो सारे के सारे ऑलरेडी पाए जा चुके हैं, जिनका प्रयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हर जगह प्रयोग होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका आज क्योंकि इन सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है और क्योंकि यहाँ पर चाइना ग्लोबल मार्केट्स को डोमिनेट करती है, तो ट्रंप का ग्रीनलैंड का जो गेम प्लान है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि वो चाइना का जो चोक होल्ड है इन खास करके क्रिटिकल सप्लाई चेन्स को लेकर वो कहीं ना कहीं पूरा तोड़ दिया जाए। क्योंकि ट्रंप को ये बात पता है कि कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अगर उसने ग्रीनलैंड पर अपना बना लिया तो यहाँ पर वॉशिंगटन को एक स्ट्रेटेजिक एज मिलेगा जिसके तहत वो चाइना के इंडस्ट्रियल कोवर्शन को मैनेज कर पाएगा इफेक्टिव तरीके से। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ग्रीनलैंड में अगर कोई है तो वो है मिलिट्री। अमेरिका को ये बात पता है कि उसका एक थुले एयरबेस ग्रीनलैंड में ऑलरेडी है जिसको वो ऑपरेट करता है। ये आज की डेट में अमेरिका के लिए एक मिसाइल वार्निंग प्लस स्पेस सर्वेलेंस का सिस्टम है वहाँ पर। इस रीज़न से ट्रंप को ये पता है कि ग्रीनलैंड किसी तरीके से कोई पेरिफेरल टेरिटरी नहीं बल्कि पूरी के पूरी अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के लिए एक सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल आर्किटेक्चर है। यहाँ पर अब ट्रंप का ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं ना कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इसके साथ साथ जो आर्कटिक में सबमरीन्स रशिया और चाइना ऑलरेडी बिछा रहे हैं और रशिया और चाइना आर्कटिक का प्रयोग करके जिस प्रकार से अपनी स्पेस वॉरफेयर की गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, ट्रंप का ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे पहले कि अमेरिका इस गेम प्लान में कंप्लीटली रशिया और चाइना के इस दबदबे से आउट हो जाए, वो चाहता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका अपना दबदबा पहले बना ले ताकि इस मिलिट्री लेवल पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्पेस रेस का जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका पीछे ना रहे। लेकिन ट्रंप के साथ दिक्कत क्या है? ट्रंप की दिक्कत ये है कि वो हर चीज़ को पहली बात इंस्टीट्यूशनल नज़रिए से नहीं बल्कि एक शॉक एलिमेंट के नज़रिए से देखता है। इस रीज़न से आप देखो कि उसका व्यवहार जब वो बात करता है खास करके इन चीज़ों को लेकर कि भाई मुझे आज की डेट में ग्रीनलैंड में अपना दबदबा बनाना है, तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि मुझे ग्रीनलैंड खरीदना है। भाई आप ऐसे किसी की टेरिटरी जाकर खरीद तो सकते नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लेवल पर
जिस तरीके से आपको ग्रीनलैंड को बैलेंस आउट करना है, उस ग्रीनलैंड को बैलेंस आउट करने के लिए जो रवैया होना चाहिए वो एक फॉर्मल डिप्लोमेसी का होना चाहिए। तो ग्रीनलैंड को यहाँ पर उस नज़रिए से अगर आप देखोगे तो आप एक कंसेंसस के गेम के थ्रू कंसेंसस पॉलिटिक्स यूरोप के साथ मिलकर कर पाओगे। लेकिन क्योंकि ट्रंप के वर्ल्ड व्यू में सोवरेनिटी जो है वो रिस्पेक्ट तभी होती है जब आप अमेरिका की पावर रियलिटीज़ के साथ अलाइन करो। तो ये एक्सपेक्ट करना कि एक कंसेंसस बेस्ड यूरोप के साथ मिलकर ग्रीनलैंड को कन्विंस करे कि भाई वहाँ पर हमें अपना स्पेस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, वो चीज़ हमें अमेरिका के व्यवहार में अभी फाइनली नहीं दिखती है। इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल ये उठता है कि यूरोप का रवैया यहाँ पर क्या होगा। जाहिर सी बात है कि यूरोप के अंदर ऑलरेडी एक चर्चा स्टार्ट हो चुकी है कि अगर किसी प्रकार की फोर्सेबल लेवल की एक्विजिशन ट्रंप ने ग्रीनलैंड की करी तो यूरोप ऑलरेडी पहली बात तो इन चीज़ों को लेकर, अमेरिका की नीतियों को लेकर डिफेंसिव है, एंग्शियस है। और यूरोप को ये भी पता है कि वो आज फ्रेगमेंटेड है। इसी फ्रेगमेंटेड यूरोप का, जहाँ पर यूरोप अलग अलग पावर्स में बट रखा है, कुछ पावर्स हैं और शक्तियाँ हैं जो अमेरिका के इस इंटरेस्ट के साथ अलाइन करेंगी। अमेरिका को इस मोमेंट पर सिर्फ यही चाहिए कि ऐसी पावर्स उसके साथ मिल जाएं जिसके तहत वो किसी भी तरीके से यूरोप के पूरे गेम प्लान को फ्रेगमेंटेड लेवल पर रखते हुए अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पहली बात तो फुलफिल कर लें। इस रीज़न से आप देखिए कि डेनमार्क खुद भी ये बात कई बार बोल चुका है कि हमें किसी भी तरीके से आप मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली कोर्स करके आप फोर्स नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर अपनी टेरिटरी का दुरुपयोग किसी और को करने दें। लेकिन अगर ये चीज़ मान लीजिए अमेरिका इस चीज़ का रिगार्ड नहीं करता है तो आज ये चीज़ तय है कि ग्रीनलैंड में पब्लिक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगर ग्रीनलैंड में पब्लिक रेजिस्टेंस देखने को मिला तो इसका स्ट्रैटेजिक लेवल पर डिस्कम्फर्ट पूरे यूरोप में भी देखने को मिलेगा। और अगर यूरोप में देखने को मिला तो ये जो इंपीरियल लेवल की ओवररीच होगी ट्रंप की तरफ से, इसकी वजह से फिर रशिया कल को अगर यही व्यवहार ईस्टर्न यूरोप में दोबारा दिखाने की कोशिश करे, या अगर रशिया मान लीजिए इसी प्रकार का फोर्सेबल एक्विजिशन जो है अगर वो लेट्स इन केस यूक्रेन को लेके करने की कोशिश करे, तो एक चीज़ तय है कि यहाँ पर यूरोप की एम्बिग्विटी और यूरोपियन सोवरेनिटी और यूरोपियन सिक्योरिटी की एम्बिग्विटी आने वाले समय में और बढ़ जाएगी। इस रीज़न से यूरोप इस मोमेंट पर अपने आप को बहुत मार्जिनलाइज्ड फील कर रहा है। उसको मालूम है कि ग्रीनलैंड के पास रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, सिक्योरिटी प्रेजेंस भी है, जिसकी वजह से वो वॉशिंगटन के एक इंटरेस्ट रडार में आ चुका है। लेकिन यूरोप ये भी चाहता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है खास करके ग्रीनलैंड की वो बरकरार रहे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं बल्कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली इस मोमेंट पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पूरी यूरोप की एट स्टेक है। और सबसे बड़ी बात, चाइना की शैडो जो पूरे यूरोप में इस मोमेंट पर है, बीजिंग ने ऑलरेडी अपने आप को कह दिया है कि वो एक नियर आर्कटिक स्टेट है। और बीजिंग का ये कहना, जिसकी वजह से उसने ग्रीनलैंड के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग में इन्वेस्टमेंट जो कर रखी हैं, ये चीज़ डेफिनेटली एक ग्रेट पावर कंपटीशन जो है आने वाले समय में बढ़ाएगी। और यहाँ पर अगर मान लीजिए यूरोप एक नया थिएटर बन जाता है अमेरिका और चाइना के बीच में इस प्रकार के यूरोपियन कंपटीशन का, ग्रेट पावर कंपटीशन का, तो कहीं ना कहीं दोनों शक्तियां अपने अपने हितों की लड़ाई में यूरोप को कहीं ना कहीं पूरा स्क्वीज करती आएंगी। तो एक चीज़ तो तय है कि ट्रंप का ग्रीनलैंड का गेम जो है वो कोई प्रीएम्प्टिव डोमिनेंस वाला गेम नहीं है। वो सिर्फ चाहता है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट कंट्रोल हो। एब्सोल्यूट कंट्रोल के तहत वो चाहता है कि आर्कटिक एरिया में जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, मिलिट्री आर्किटेक्चर है, वो यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाए, ताकि ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो कि यहाँ पर भी साउथ चाइना सी जैसी एक प्रकार से कॉन्टेस्टेशन अमेरिका को झेलनी पड़े, और वो भी अमेरिका के खुद के बैकयार्ड में। तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि यूरोप इस चीज़ को चाहे वर्बली और रेटिक्रिक लेवल पर रेजिस्ट ज़रूर करेगा, लेकिन चुपचाप बैठकर वो कोशिश करके अमेरिका से नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी ये पता है कि इसके सिवाय उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो अमेरिका जिस प्रकार से यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर जो चेंजेस और बदलाव ला रहा है, ये आने वाले समय में वर्ल्ड को और अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल ही बनाएंगे। धन्यवाद।